आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरे भैया, उत्तर प्रदेश में साड़ी किलर घूम रहा है, बच के रहो जरा। साड़ी किलर है, उसका स्केच जारी कर दिया है। क्या कहानी है पूरी मैं आपको बताऊंगा। 13 महिलाओं की हत्या कर दी उसने अभी तक। तो क्राइम अफेयर्स को सब्सक्राइब करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो भाई देखिए, कमाल की बात है कि कल मैंने वक्फ पे एक बहुत शानदार लेक्चर लिया था, आपको एक एक चीज़ बता दी थी। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, बट आफ्टर 1 आवर, जैसे वो लेक्चर, नो आफ्टर हाफ एन आवर, वो बिल पेश हो गया पार्लियामेंट में। इट वॉज टेबल्ड। तो अब ऑपोजिशन ने बहुत सवाल उठाए हैं। मैंने काफ़ी कल देखा चैनल पे इंटरव्यूज़, ओवैसी जी का इंटरव्यू देखा। उन्होंने काफ़ी इस पे बोला है, और यहाँ पे ये भी बोला है कि अगर ये बिल जो है वो आया, ये एक्ट बनता है, तो जो मुसलमान हैं वो सड़कों पे आ जाएंगे। लेकिन कल मैंने आपको बताया था कि ये रिफॉर्मेशन है। एक तो सवाल ये किया जा रहा है, देखिए क्या होता है ना कि पहले समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भड़काना इज़ नॉट द गुड ऑप्शन। तो यहाँ पे आप ये समझिए कि सबसे पहली बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि यहाँ किसी की ज़मीन नहीं छीनी जा रही है, ठीक है ना। रिफॉर्म किया जा रहा है। मैं आज से नहीं, बहुत पहले से, जब से मैंने पढ़ना शुरू किया तब से मैं इस रिफॉर्मेशन के पक्ष में हूँ। सिर्फ वक्फ नहीं, बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसको रिफॉर्म करना चाहिए। जैसे जो मंदिरों के भी एंडोमेंट्स एक्ट है, उनमें भी रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो कोई बात नहीं, अभी वक्फ को चुना गया है तो रिफॉर्म करे, कोई बात नहीं, क्योंकि उनके पास तीसरी सबसे ज़्यादा ज़मीनें हैं। तो रिफॉर्मेशन इज़ ऑलवेज गुड, कि अगर उसमें सुधार की आवश्यकता है तो ठीक है। हाँ, अब जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बैठाएं, उनको समझाएं, और अगर रिफॉर्म करें तो बहुत बढ़िया है। तो अभी तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भेज दिया गया है, ठीक है ना। और यहाँ पे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ऑपोजिशन भी होता है, सरकार के लोग भी होते हैं। तो उसके बाद इन चीज़ों को आगे देखा जाएगा, ठीक है। तो क्या चेंजेस हैं वक्फ बोर्ड में, आज हम इसकी बात करें। कल वक्फ को मैंने समझा ही दिया था, ठीक है, क्या होती है जो दान में दी जाती है इस्लाम में। जैसे सबसे पहले तो पैगंबर मोहम्मद को, ठीक है, उनको 7 बागान दिए गए थे, और उन्होंने उस बागान की मदद से खजूर के पेड़ उगाए और बहुत अच्छे से यूज़ किया। तो मदीना में गरीब मुसलमानों की उन्होंने मदद की। तो ऐसे ही होता है, और उसके बाद ये लगातार चलता चला आ रहा है। इस्लाम में अगर चैरिटी के लिए कोई ज़मीन देता है, जैसे कोई है और गया और बोला कि मेरी अब ज़मीन ले लीजिए, तो वो फिर वक्फ के पास आ जाती है, वक्फ बोर्ड के पास, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। मतलब आप ये समझिए कि एक तरीके से वक्फ एक कलेक्टिव बॉडी है जो मुस्लिमों को रिप्रेजेंट करती है। किन मुस्लिमों को? जिन्होंने अपनी ज़मीनें दी हैं, समझ रहे हो। तो ये होता है। तो अब सबसे ज़्यादा इनके पास ज़मीनें हैं। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ज़मीनें दान में मिली हैं। लेकिन एक यहाँ पे ये भी है कि जैसे 1947 में बहुत सारे मुस्लिम्स जो हैं पाकिस्तान चले गए। अब वो अपनी ज़मीन छोड़ के, उनको भी वक्फ का अधिकार है। अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि भाई यहाँ उनके पास डॉक्यूमेंट्स है कि मस्जिद रही होगी या इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए ज़मीन यूज़ हुई होगी, तो वक्फ उस पर अधिकार जमा सकता है। और वो फिर ट्रिब्यूनल में मामला जाएगा। वो कोर्ट में मामला नहीं जाता, ट्रिब्यूनल में जाता है, ठीक है ना। तो ये चेंजेस किए गए हैं कि अब कोर्ट भी उसकी जुडिशियल इंटरवेंशन होगा, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। रिफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड। और कल मैंने आपको बताया कि जो लिबरल मुस्लिम्स हैं वो खुश भी हैं। बहुत सारे मुस्लिम जो है उसका समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन इसमें बरस पड़ा है कि ये बहुत गलत है। अब इसमें देखिए, एक बड़ा सवाल पूछा है जो मुझे बहुत वाजिब लगा, कि यहाँ पे बोला गया है कि एक इसमें महिलाएं तो होंगी, लेकिन और भी पक्ष के लोग होंगे। तो यहाँ पे सवाल पूछा गया कि जैसे अब मान लीजिए कोई हिंदू है, हिंदू मंदिरों में जो देख रेख किया जाता है, अगर हम क्या कोई मुस्लिम को वो उसमें अगर आए, वो बैठे, क्या वो उसमें एक्सेप्ट करेंगे? तो ये एक बड़ा सवाल है, ठीक है ना। तो देखेंगे, लेकिन पहले हम चेंजेस समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले 10,000 MCQs का जो हमारा शानदार कोर्स है, उसको आप ज़रूर अवेल करें। 10,000 कूपन कोड यूज़ करें, 500 आपको डायरेक्ट ऑफ मिलेगा। 999 का ये कोर्स मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि अब बस परसों से क्लास शुरू होने वाली है, राइट। तो 4 महीने में हम ये कोर्स खत्म कर देंगे, 1 साल की वैलिडिटी आपको मिलेगी। तो सरकार ने इसको टेबल कर दिया। किरण रिजिजू जो माइनॉरिटी अफेयर, चलो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन से आर्टिकल में माइनॉरिटीज़ की बात की है, ठीक है, संविधान में। तो यहाँ पे किरण रिजिजू जो हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिटिसिज्म होना ही था, हाँ होना ही है। जब भी इस तरीके के बिल आते हैं तो क्रिटिसिज्म तो होने, क्योंकि बहुत लंबे समय से चलता चला आ रहा है, आज से नहीं, बहुत सालों से, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत से। तो अपोजिशन पार्टी ने कहा कि ये जो प्रपोज्ड लॉ है, ये पहली बात अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी माइनॉरिटी है और डिवाइसिव है, ठीक है ना। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो ओवैसी साहब हैं वो बोल रहे थे, उन्होंने काफ़ी, भाई देखिए ओवैसी साहब जो हैं वो जो तर्क रखते हैं बहुत ही तगड़े, क्योंकि खुद एक बैरिस्टर रहे, मतलब एक लॉयर रहे हैं, एक वकील रहे हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, उनको पेचीदगी पता है। लेकिन देखो यार, क्या होता है ना कि पेपर के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो कभी कभार दिक्कत हो जाती है। पेपर ज़रूरी है, नो डाउट, लेकिन कभी कभार फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लो
एक मैं आपको एक केस था कि पेपर में तो रोड बन गई है, लेकिन जब आप उस गांव में जाओगे तो रोड नहीं है। पेपर में तो हर घर नल लग गया है, लेकिन नलों में पानी नहीं आ रहा है। तो मेन प्रॉब्लम क्या है कि कितने लोगों को इसका फ़ायदा मिला है। आज हमारे मुस्लिम भाई बहन जो हैं, मैं बहुत सारे मतलब मेरे काफ़ी दोस्त हैं मुस्लिम्स, और काफ़ी खैर धर्म पे मैं इतना ज़्यादा कास्ट पे वो नहीं, या कास्ट या रिलीजन ये गलत है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे दोस्त हैं, और वो खुद मुझे बताते हैं कि सिद्धांत हालात अच्छे नहीं हैं। आप ये समझिए कि इस समय मुस्लिमों को आगे बढ़ना है, उनको पढ़ना है, उनको उत्थान चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतना प्रोग्रेसिव नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। तो रिफॉर्मेशन इज ऑलवेज गुड, जैसा कि ओशो कहते थे, है ना, कि ओशो कहते थे कि समय समय पर धर्म को भी बदलना पड़ेगा। जैसे हिंदुइज्म धर्म पे समय समय पर बदलता गया, ठीक है ना। पुराण एक समय ऐसा भी आया जब लोग समझ नहीं रहे थे, तो कहानियों के माध्यम से उनको धर्म समझाया गया, वेद समझाया गया, जिनको हम पुराण कहते हैं। तो वक्त वक्त पे आज एक नया आपको हिंदुइज्म देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत सारे जो गुरु आ गए वो अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो उसमें स्कोप है। तो इसीलिए हर एक चीज़ को रिफॉर्म होना चाहिए। रिफॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप आगे बढ़े वक्त के हिसाब से चलना चाहिए। 2000 साल पहले कुछ और वक्त था, आज वक्त कुछ और है, राइट। तो बिल जो है वो 1995 का जो वक्फ एक्ट है उसको अमेंड करेगा और इसमें चेंजेस करेगा, ठीक है ना। अब देखिए, सबसे पहले वक्फ प्रॉपर्टी मैं आपको बता ही चुका हूँ कि वो चैरिटेबल प्रॉपर्टी जो मुस्लिम देते हैं, बेसिकली यहाँ पे मुस्लिम ही दान कर सकते हैं, या जो मुस्लिम इस्लाम को फॉलो कर रहा हो वो दान कर सकता है, ठीक है ना। या वक्त पे अगर मान लीजिए कि कोई भी किसी का अगर मान लीजिए कि वो बहुत पहले से ऐतिहासिक तौर पे वहाँ पे मस्जिद रहा है, या फिर वो ज़मीन जो है वो यूज़ हुई है, तो फिर तो भी उस पर वक्फ बोर्ड जो है वो दावा कर सकता है, राइट। तो ये मैंने बताया था। तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये कैसे काम करता है। देखिए, वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो वक्फ एक्ट 1995, हालांकि सबसे पहला एक्ट 1954 में आया था, जवाहरलाल नेहरू उसको लेके आए थे। और 1995 का जो एक्ट था उसने और ज़्यादा ताकत दी थी, काफ़ी ज़्यादा ताकत है यहाँ पे, ऑटोनॉमी दी है और तगड़ी ऑटोनॉमी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 का था, फिर उसके बाद सेंट्रल वक्फ एक्ट आया 1954 का। कल मैंने आपको बताया था, कल वाला लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा कि एक तो सेंट्रल में वक्फ है और बाकी राज्यों में 30 है, और लोकल बॉडीज भी यहाँ पे लगातार काम करती हैं। 2013 में इसको अमेंड किया गया था कि आप समझिए कि अगर आप वक्फ प्रॉपर्टी पे एनरोच करते हो या कुछ बना लेते हो, ठीक है, मतलब आप कोई ज़मीन है आपने उसको ले लिया, उस पर बना लिया कुछ, अब वो एनरोचमेंट हो गया, तो आपको 2 साल की सज़ा होगी, ठीक है ना। साथ ही साथ आप ना ही उसको सेल कर सकते हैं, गिफ्ट, एक्सचेंज, मॉर्टगेज, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते वक्फ प्रॉपर्टी को। यानी कि एक तरीके से जैसे जैसे अमेंडमेंट आए इसको और ज़्यादा ताकतवर बना दिया गया, ठीक है ना। तो एक तरीके से वक्फ में यहाँ पे कल यही बोला कि एक सर्वे कमिश्नर है। कल ओएसी ने जब, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की बात हुई कि अब जो है ना कलेक्टर रिव्यू करेगा, अभी तक कलेक्टर के पास, डीएम के पास कोई ताकत नहीं थी, लेकिन यहां इससे पहले यही ओएसी बोल रहे थे इसमें ऑलरेडी सर्वे कमिश्नर है। सर्वे कमिश्नर सर्वे करता है और ये स्टेट गवर्नमेंट जो है अपॉइंट करती है। अब इसमें सारी वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो सर्वे कमिश्नर जो है वो मार्क करता है और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन करता है कि सब कुछ बढ़िया है कि नहीं है। विटनेसेस को बुलाता है, ठीक है ना, कि भाई आप अपने हिसाब से दे रहे हो, या अगर मान लीजिए किसी पे दावा ठोका है वक्फ ने, और उसके बाद फिर पब्लिक डॉक्यूमेंट्स को देखता है वो एक एक चीज़। तो यहाँ पे ये चीज़ है। उसके बाद एक बार जब ये सर्वे कमिश्नर ये काम कर देता है तो स्टेप 2 प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। उसके बाद जो इसका देखभाल करता है उसको कहते हैं मुतावली। तो मुतावली इसको कहते हैं, जो कि एक सुपरवाइजर की तरह एक्ट करता है, ठीक है ना। और जिस तरीके से ट्रस्ट, राइट, ट्रस्ट होता है, जैसे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के हिसाब से, जैसे मंदिरों के लिए भी ट्रस्ट बनाया जाता है, स्कूल कॉलेजेस के लिए भी ट्रस्ट बनाया जाता है, वो ये वक्फ एक तरीके से एकदम वैसे ही काम करता है, ठीक है ना। और कोई भी, अब देखिए, कोई भी अगर मान लीजिए डिस्प्यूट हुआ, आप कोर्ट नहीं जा सकते, आप ट्रिब्यूनल जा सकते हैं। वक्फ का अपना एक ट्रिब्यूनल है, तो आप वहां पे जाके कंप्लेन करिए, इट विल बी डिसाइडेड बाय वक्फ ट्रिब्यूनल, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं, लेकिन हाँ ये स्टेट गवर्नमेंट जो है, और सुप्रीम कोर्ट ने इसकी वैलिडिटी बरकरार रखी है, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको बनाती है, जिसमें 3 मेंबर्स होते हैं। एक चेयरपर्सन जो कि स्टेट जुडिशियल ऑफिसर होता है, और इसमें ये नॉट बिलो दी रैंक ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, फिर सेशंस या सिविल जज, यानी कि क्लास 1 जज जो है उसमें ये चेयरपर्सन होते हैं। उसके बाद स्टेट सिविल सर्विसेज का एक ऑफिसर होता है, और जिसके पास मुस्लिम लॉ की नॉलेज है वो होता है। तो ये 3 लोग डिसाइड करते हैं कि अगर मान लीजिए कि कोई किसी की प्रॉपर्टी वक्फ ने चली गई और बोला कि या तो मेरी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती ले ली, तो ये ट्रिब्यूनल में जाता है, और ये 3 लोग ट्रिब्यूनल में होते हैं। अब इसको अमेंड कर दिया गया है, अब यहाँ पे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जा सकता है। ये मतलब अमेंड इन द सेंस की चेंजेस प्रपोज्ड हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ यहाँ पे कंस्टिट्यूशन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ वक्फ बोर्ड्स,
इसमें भी आप वक्फ बोर्ड्स भी बना सकते हैं, वक्फ काउंसिल बना सकते हैं, सीईओ और ये सब होते हैं, ठीक है ना। वक्फ में ये पूरा ये कॉम्पोजिशन है कैसा वक्फ दिखता है। एंड इसके बाद पार्लियामेंटेरियंस, ठीक है, वो भी इसमें होते हैं। फंक्शंस क्या होते हैं भाई, देखिए स्टेट गवर्नमेंट बॉडीज होती है और जैसा कि हमने बताया कि ये प्रॉपर्टीज को मैनेज करती हैं। सेपरेट वक्फ बोर्ड शिया सुन्नी कम्युनिटी के होते हैं और हर मस्जिद में, जितनी भी मस्जिद देश में है, दे आर वक्फ प्रॉपर्टीज और ये अंडर वक्फ हैं, समझ रहे हो, दैट इज अंडर वक्फ स्टेट। तो ये आपको याद रखना है। कस्टोडियनशिप, अब ये जो एक्ट है दैट विल बी एक्ट एज अ कस्टोडियनशिप ऑफ वक्फ प्रॉपर्टी, जिसमें प्रोमिनेंट मॉस्क है। स्ट्रक्चर, चेयरपर्सन होता है जो कि वक्फ को लीड करता है, मेंबर्स होते हैं जिसमें 1 और 2 स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी, मुस्लिम लेजिस्लेचर, पार्लियामेंटेरियंस, मेंबर्स ऑफ द स्टेट बार काउंसिल जो कि इस्लामिक स्कॉलर्स, ठीक है, ये सब चीजें हैं। पावर्स क्या होती है, मैनेज करना है, रिकवरी, मान लीजिए कि जैसे कोई प्रॉपर्टी खो गई है तो उसको रिकवर करना, या उस पर अगर मान लीजिए किसी ने कुछ बना दिया है तो उसको रिकवर करने का काम भी इन्हीं को ही जाता है। और उसके बाद जो भी ट्रांसफर है, ठीक है ना, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 2/3 66% वक्फ मेंबर्स जो हैं वो राजी होने चाहिए, ठीक है ना। मान लीजिए कि जैसे अब कोई वक्फ को ट्रांसफर करना है, किसी को देना है, या कभी सरकार बोलती है कि भैया हमको यहाँ पे एयरपोर्ट बनाना है, बहुत बड़ी आपकी प्रॉपर्टी है, या कुछ भी, मान लीजिए कि जैसे मथुरा में एक मंदिर था उस पर, तो ये यहाँ पे जो बोर्ड मेंबर्स के 2/3 हैं वो एग्री होने चाहिए, तभी आप इसको ट्रांसफर कर सकते हो। लीज पे, सेल पे, एक्सचेंज गिफ्ट तब दे सकते हो। डिसीजन कौन है, तो इसमें अगेन वही 2/3 मेंबर जो हैं वो इस पे एग्री होने चाहिए। तो चेंजेस क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये हमने अभी तक इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे, अब इनको चेंज किया जाएगा। अब सबसे बड़ी बात यहां पे जो ट्रिब्यूनल्स हैं, राइट, अब मामला चला जाएगा कोर्ट में भी आप इसको कर सकते हो। अभी मुस्लिम कम्युनिटी जो है, स्टेट गवर्नमेंट वो इसको चलाती हैं, अब ऐसा नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये, और उसके बाद जो पेरेंट, ये जो नेम है, ठीक है, वक्फ एक्ट का, इसको भी यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट एम्पावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेट एक्ट, ठीक है। ये तो एक तरीके से 3 नए प्रोविजन है इस एक्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सेक्शन 3 है, इसमें क्या है कि नो पर्सन शैल क्रिएट अ वक्फ अनलेस ही इज द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड कॉम्पिटेंट टू ट्रांसफर और डेडिकेट सच प्रॉपर्टी। यानी कि अगर मान लीजिए कोई भी इंसान जो है वो अगर उस प्रॉपर्टी को ओन करता है तभी वो दान दे सकता है, आप समझ रहे हो। तो एक तरीके से जैसे मान लीजिए कि कई बार ऐसा होता है कि जो लैंड डज नॉट बिलोंग टू एन इंडिविजुअल इज नॉट गिवन एज वक्फ। कई बार ऐसा होता है कि जो ये जमीन है वो उस इंसान की है ही नहीं, लेकिन वक्फ उस पर क्लेम कर रहा है। तो अब ऐसा नहीं होगा, जिस इंसान की है, जो दे रहा है, जो दान कर रहा है अपने लैंड को, वो दैट हैज टू बी द ओनर ऑफ दैट लैंड, ठीक है ना, दैट पर्सन। ये साफ साफ लिखा है, यानी कि अब इसमें ये ट्रांसपेरेंसी है। इसमें ऐसा ही नहीं है कि अपने मन मुताबिक कर लिया, ठीक है ना, अब कोई आया किसी को बना दिया। एक तरीके से कुछ मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो करप्शन भी इसी तरीके से होता है, अब नहीं होगा। लॉफुल ओनर होना उस प्रॉपर्टी का बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। सेक्शन 3C1A, द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी आइडेंटिफाइड और डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी बिफोर और आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल नॉट बी डीम्ड टू बी अ वक्फ प्रॉपर्टी। आप समझ रहे हो। तो यहां पे जो सरकारी प्रॉपर्टी है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी जब अगर मान लीजिए एक्ट आ जाता है, इससे पहले जो सरकारी प्रॉपर्टी थी वो वक्फ, अगर मान लीजिए वो वक्फ की प्रॉपर्टी थी तो अब वो कैंसिल हो जाएंगी, वो सरकार को वापस मिल जाएंगी, समझ रहे हो। तो ये चीज है। फिर सेक्शन 3C2, if any question arises as to whether any such property is government property, the same shall be referred to collector having jurisdiction who shall make such inquiry। यानी कि अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है, मान लीजिए कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकार की प्रॉपर्टी है, तो अभी तक सर्वे कमिश्नर होता था, अब यहां पे डीएम को ये पूरी पावर दे दी गई है, इंक्वायरी करेगा और उसके बाद बताएगा कि क्या ये सरकारी प्रॉपर्टी है कि नहीं है। फिर उसके बाद 2 वुमेन्स को भी यहां पे ऐड करने की बात की गई है, 2 औरतों को भी ऐड किया जाएगा। जुडिशियल इंटरवेंशन की बात की गई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। द कलेक्टर नॉट द वक्फ ट्रिब्यूनल, तो अब ये ट्रिब्यूनल नहीं, कलेक्टर, यहां पे डीएम जो है वो डिसाइड करेगा कि भाई डिस्प्यूट क्या है और वो फैसला देगा। सो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी विल नॉट बी कंसीडर्ड वक्फ प्रॉपर्टी। तो जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, जब तक कलेक्टर जो है वो रिपोर्ट सबमिट नहीं करेगा तब तक प्रॉपर्टी पे किसी का अधिकार नहीं होगा। अगर वक्फ की प्रॉपर्टी और वो डिस्प्यूटेड है, कलेक्टर को लगा नहीं है सरकारी प्रॉपर्टी तो वक्फ पे नहीं ली, तो ये खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। तो वक्फ अथॉरिटीज कैन नॉट कंट्रोल द लैंड ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में। और इसमें देखिए कोई बुरी बात नहीं है। मैं कैसे, जैसे मान लीजिए कोई लैंड है वो डिस्प्यूटेड है, अब अगर वो वक्फ का है तो डीएम क्या करेगा, वो वक्फ के फेवर में रिपोर्ट देगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो सरकार का है
तो इसका मतलब वो सरकार को वापस जाना चाहिए, डीएम अपनी रिपोर्ट देगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इस हिसाब से काम चलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्ट ऑडिट कर सकती है बाय एन ऑडिटर अपॉइंटेड बाय दी कैग। तो डायरेक्ट ऑडिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है, जो कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, और या फिर कोई डेजिग्नेटेड ऑफिसर है, अगर कोई ऑफिसर ऐसा हो तो उसका ऑडिट भी हो सकता है। और कुछ सरकार जो है वो गलती से यहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टी क्लासिफाई हो गई है, ठीक है ना, तो इसीलिए सरकार अब इसमें इंटरवीन कर रही है, ये बोला है। साथ ही साथ हाउ अ प्रॉपर्टी डीम टू बी अ पोजीशन ऑफ वक्फ, ये भी बताते हैं, मतलब एक तरीके से कि कैसे वक्फ अब अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है, कैसे कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ को जाएगी। तो एक तरीके से जो वक्फ बाय यूज है इसको हटा दिया जाएगा। अंडर 1995 लॉ जो प्रॉपर्टी एक कंटिन्यूअस एंड इसमें कोई मतलब ये कंटिन्यूअस है, ठीक है ना, अनइंटरप्टेड है रिलीजियस पर्पस के लिए, तो वो एक वक्फ प्रॉपर्टी की शुरुआत से ही वो वक्फ की रही है, वहां पे कुछ ना कुछ रहा है तो वो, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो एक प्रॉपर्टी जो है दैट कैन बी डीम्ड टू बी अ वक्फ थ्रू यूज इवन इफ द ओरिजिनल डिक्लेरेशन इज सस्पेक्टेड। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि ओरिजिनल शुरुआत में थोड़ा सा जैसे कोई प्रॉपर्टी है, थोड़ा सा संदेह है कि यार ये मतलब शायद ये इस पर कोई ऐसा काम नहीं हुआ, लेकिन अगर वक्फ ने थोड़ा सा भी सबूत दे दिया या उस पर अगर बोला है कि नहीं नहीं ये तो बहुत समय से हमारे अंडर थी या फिर यहाँ पे काम हो रहे थे, तो दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ प्रॉपर्टी। कुछ जो मस्जिद है ग्रेवयार्ड्स कुड फॉल इन दिस कैटेगरी, ठीक है, जैसे कुछ मस्जिद जो यहाँ पे बनाए गए हैं या कुछ जो कब्रिस्तान यहाँ पे बनाए गए तो इस कैटेगरी में आ सकता है। सो द प्रोविजंस रिलेटेड टू वक्फ बाय यूजर मेक्स प्रॉपर्टी सस्पेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ अ वैलिड वक्फनामा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मान लीजिए ये नहीं होगा तो फिर इसका मतलब वो यानी कि कंटिन्यूटी जो है वो ब्रेक होगी। उसके बाद जो वक्फ बोर्ड का कॉम्पोजिशन उसको चेंज किया जाएगा। अब इसमें एक नॉन मुस्लिम सीईओ भी होगा। यहाँ पे एक वैलिड पॉइंट रेस किया गया कि मान लीजिए कि जो हम मंदिरों के एक्ट हैं या फिर जो ट्रस्टीज़ हैं, क्या वो बर्दाश्त करेंगे कि एक मुस्लिम को उसके अंदर लाया जाए, तो ये गैर मुस्लिम को यहाँ पे, और देखिए इसीलिए ये जेपीसी में गया है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में। अब जेपीसी अपनी रिपोर्ट देगी, वो चेंजेस प्रपोज करवाएगी, ठीक है ना। तो वही है कि इट इज़ द पावर टू द स्टेट गवर्नमेंट कि कम से कम 2 नॉन मुस्लिम मेंबर्स जो है दैट मस्ट बी इन द स्टेट वक्फ बोर्ड, तो ये यहाँ पे बोला गया है। तो अब देखिए दोस्तों, अभी ये बिल लागू नहीं हुआ है, ये एक्ट नहीं बना है, अभी तो बिल सिर्फ पेश हुआ है, ये प्रोपोज्ड चेंजेस हैं। अब आगे क्या होगा हम इस पे बात करेंगे। तो आपको क्या लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।